हेलो स्टूडेंट्स, मंजुल के मैथ्स मैजिक्स पर आप लोगों का मंजुल त्यागी स्वागत करता है। अभी हम लोगों ने इस 12th वाली क्लास के सेशन में हम लोगों ने 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, आव्यूह और सारणिक का, जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 16 मार्क्स का आएगा, जिसमें से अति लघुत्तरीय, बहुविकल्पीय या फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का जो संग्रह होगा वो करीबन लगभग 16 अंकों का होगा। अब हम लोग एक और चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो अब चैप्टर 1 से स्टार्ट होगी। चैप्टर 1 और 2 को कराऊंगा पहले। ये सिंपल है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बस, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। आप लोगों को थोड़ा सा इससे जोड़ने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ। आपने 11th क्लास में एक समुच्चय सिद्धांत पढ़ा होगा। समुच्चय सिद्धांत था समुच्चय का अध्ययन। समुच्चय किसे कहा गया था कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को। जैसे आपकी कक्षा में सारे छात्र सब सुपरिभाषित है, सबका आप एक दूसरे के नाम जानते हो, आपको ये भी पता है कि वो मेल है कि फीमेल है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह यानी कि उनका कलेक्शन समुच्चय कहलाता है। अब ये जो हम संबंध पढ़ने वाले हैं, ये 2 समुच्चयों में एक दूसरे के साथ में संबंध है। मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर एक समुच्चय दूसरे किसी समुच्चय से किस प्रकार संबंधित है, वो एक संबंध बनता है। और संबंध एक अगर विशेष नियम का पालन करने लग जाए तो वो फिर फलन बन जाता है। तो सबसे पहले हम लोग संबंध को पढ़ेंगे। संबंध केवल माइंड से थोड़ा सा ध्यान रखने वाली ज़रूरत है। संबंध में ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ें नहीं होती, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन वाला काम नहीं होता। केवल आप लोगों को इतना ध्यान रखना होता है कि संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है, किस नियम के अंतर्गत बन रहा है, इसको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्रमित युग्म। इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑर्डर्ड पेयर। इसमें क्या होता है, ये होता है युग्म का मतलब होता है 2 अवयव होंगे ए बी। किसी भी क्रमित युग्म को a, b से निरूपित करते हैं। a किसी पहले समुच्चय का अवयव होता है, b किसी दूसरे समुच्चय का अवयव होता है, और ये इनका जो युग्म होता है ये युग्म क्रमित युग्म कहलाता है। यहाँ एक सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि जैसे समुच्चय में अवयवों का क्रम आगे पीछे हो जाने से समुच्चय पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ता है। क्रमित युग्म में a, b जो है बराबर नहीं होगा b, a के। तो क्रमित युग्म के बाद में आता है जो इससे अगला स्टेप होता है कार्तीय गुणन का आता है। कार्तीय गुणन में क्या होता है पहले आप ये समझिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक समुच्चय है ए बी सी अवयवों का और एक बी समुच्चय है डी ई एफ का। तो समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणन जो होता है, कार्तीय गुणन a क्रॉस b द्वारा निरूपित किया जाता है। ये कार्तीय गुणन a क्रॉस b द्वारा निरूपित किया जाता है। और इसमें क्या अवयव आते हैं वो हम लोग देखते हैं। इसमें आते हैं क्रमित युग्म जो भी संभव होते हैं a से b पर। मतलब a के साथ में कौन कौन संबंध बना सकता है, a के साथ d, a के साथ e, a के साथ f। क्या इसके अलावा a और b में अवयव a का और कोई संबंध है या और कोई संभावना है? नहीं है ना। तो जितनी संभावनाएं हैं वो क्रमित युग्मों के रूप में हमने यहाँ पर लिख ली है। सेम उसी तरीके से फिर b के bd, be और bf, उसके बाद cd, ce और cf। ये a क्रॉस b का कार्तीय गुणन हो गया है
समुच्चय ए और बी का, और इसका निरूपण इस तरीके से किया जाता है। और यहाँ पर खास एक बात ध्यान देने वाली ये होती है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। क्या मतलब है? अगर मैं बी क्रॉस ए निकालता हूँ तो हम लोग बी के उन अवयवों का देखेंगे जिनका ए के अवयवों के साथ संबंध है। जैसे डी का देखते हैं तो डी ए डी बी डी सी होगा, फिर ई ए ई बी ई सी होगा, फिर एफ ए एफ बी और एफ सी होगा। इसके अलावा और कोई संभावना संभव नहीं है। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखो कि ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव के बराबर नहीं है, तो यानी कि ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। अब बनता है संबंध, जो इस चैप्टर का सबसे पहली चीज है। संबंध को इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं। संबंध में क्या आता है? मान लीजिए कि आपके पास में दो समुच्चय हैं ए और बी, इनका कार्तीय गुणन है ए क्रॉस बी, और एक संबंध है आर जो होगा ए से बी पर, जो किस पर होगा? ए से बी पर। तो ये आर क्या चीज होगा? आर होगा उपसमुच्चय ए क्रॉस बी का, यानी कि कोई भी संबंध आर जो है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है और आर संबंध होता है ए से बी पर। लेकिन अगर ये बी टू ए होगा तो आर जो है उपसमुच्चय होगा बी क्रॉस ए का, यानी कि जब ये रिलेशन आर जो है बी से ए पर होगा तब ये संबंध हो जाएगा इस तरीके से। तो इसका मतलब ये है कि समुच्चय ए का कोई अवयव, मान लीजिए समुच्चय ए का कोई अवयव है ए, बी समुच्चय के बी अवयव के साथ में अगर संबंध रखता है, और वो संबंध है कोई भी संबंध हो सकता है, तो वो आर का एक अवयव बनाएगा। यानी कि अब थोड़ा सा दोबारा से यहाँ तक दोबारा देखते हैं हम लोगों ने क्या यहाँ तक सीखने की कोशिश की है। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर को आप लोग ध्यान से समझ लो कि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है ए और बी के दो समुच्चयों के अवयवों का संबंध होता है, जिसमें पहला अवयव अगर ए टू बी जा रहे हैं तो पहला अवयव ए का होता है, दूसरा अवयव बी का होता है। फिर उसके बाद में कार्तीय गुणन बनता है। कार्तीय गुणन क्या होता है? ए और बी का एक वो के अवयव लिखे जाते हैं इस तरीके से कि उनके क्रमित युग्म क्या क्या बन सकते हैं। संबंध होता है, संबंध में दो समुच्चय होंगे ए से बी पर, तो उनका कार्तीय गुणन जो है ए क्रॉस बी द्वारा लिखा जाएगा। और आर एक संबंध होगा जो ए से बी की तरफ जा रहा है, तो आर जो है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा, यानी कि ए क्रॉस बी का वह उपसमुच्चय जो ए से बी पर जा रहा हो वह संबंध कहलाता है। मान लीजिए कि आपका ए समुच्चय का कोई अवयव स्मॉल ए, बी समुच्चय का कोई स्मॉल अवयव स्मॉल बी एक दूसरे के साथ में संबंधित है, तो वो अगर संबंध है तो वो संबंध का जो उसका क्रमित युग्म बनेगा ए कॉमा बी, ये क्रमित युग्म वो संबंध आर का एक अवयव होगा। और अगर ए और बी में कोई संबंध नहीं है या वो संबंध को संतुष्ट नहीं करते हैं तो ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि वो आर का अवयव नहीं होगा। ठीक है ना? इसके बाद में एक समुच्चय पर अगर हो कि भाई मान लीजिए कि वो एक समुच्चय पर अवयव, तो एक समुच्चय पर जो संबंध बनता है वो कैसे होता है? मान लीजिए कि आपके पास में एक ए है जिसमें अवयव हैं 1 2 3, ठीक है? तो ए क्रॉस ए क्या बनेगा? ए क्रॉस ए होंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2
3 3। तो एक हम संबंध R ले रहे हैं जो संतुष्ट कैसे करता होगा, A, B बिलोंग्स टू A क्रॉस A, और उसमें रिलेशन होगा सच दैट A माइनस B इक्वल टू 2। ठीक है। अब हम इसमें यानी कि A और B दोनों समुच्चय A के ही अवयव है, लेकिन वो इस संबंध को संतुष्ट करते हैं कि उन दोनों का अंतर 2 होगा। वे सब अवयव जितने भी क्रमित युग्म होंगे वो R में आएंगे। यानी कि देखो, इसमें 2 का अंतर नहीं, इनमें 2 का अंतर नहीं, लेकिन इसमें 2 का अंतर है। तो पहला अवयव आएगा 1,1 में कोई अवयव कॉमन नहीं है, 2,2 में भी 2 का अंतर नहीं आने का, 2,3 में भी नहीं आने का, और फिर अंतर आएगा वो 3,1 में। यानी कि ये एक संबंध हो गया एक समुच्चय A पर। अब इस समुच्चय के लिए ये जो पहली संख्याएं हैं इनका कलेक्शन बनाता है प्रांत, यानी कि 1,3 जो है इसे कहेंगे प्रांत, और इसका इंग्लिश में नाम होता है डोमेन। ठीक है। और जो दूसरे वाले होते हैं 3,1 यानी कि ये वाला 3 और ये वाला 1, ये मिलकर बनाते हैं परिसर, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रेंज। ठीक है। और तीसरा एक और चीज होती है, उसे कहते हैं सहप्रांत। सहप्रांत जो होता है वो सभी संबंधों की संभावनाओं वाला होता है, और वो परिसर जो है उसका उपसमुच्चय होता है। यानी कि परिसर जो है उपसमुच्चय होगा सहप्रांत का, और सहप्रांत को इंग्लिश में कहते हैं कोडोमेन। ठीक है ना। इसको आप अगर वैसे लिखना चाहो प्रांत को कि भाई प्रांत की क्या परिभाषा बैठेगी, मान लीजिए R एक संबंध है A, B का जो है A से B पर, और वो कोई भी एक नियम का पालन करता है, तो प्रांत जो होगा वो बनेगा A बिलोंग्स टू A का कलेक्शन। ठीक है। जो भी A होंगे जो इस संबंध में आ रहे हैं वो सभी का कलेक्शन प्रांत बनेगा। फिर बनेगा दूसरा परिसर, परिसर आएगा B का जो भी कोई नियम का पालन कर रहे हैं, और सह प्रांत बनेगा B के सभी अवयवों का। ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं इसमें संबंधों के प्रकार पर। ठीक है। संबंधों के प्रकार कुछ निम्न प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? पहला आता है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध को वाइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ठीक है। रिक्त संबंध होता क्या है? जैसे मान लीजिए आपके पास में एक A समुच्चय है जिसमें अवयव 1 2 3 है। ठीक है। और R हम एक रिलेशन ढूंढ रहे हैं A, B का कि A, B बिलोंग्स करे A क्रॉस A पर, और संबंध हो A माइनस B बराबर 6 के। यानी कि हम उन क्रमित युग्मों को लेंगे जिसमें दोनों पदों का जो अंतर है वो 6 के बराबर हो। संबंध तो कुछ भी बनाया जा सकता है, अब तो बस वो देखना है कि वो है या नहीं है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि जब इसमें अवयव 1 2 3 है तो इन दोनों का अंतर कभी भी 6 के बराबर नहीं आ सकता। 6 मान लो, 5 मान लो, 4 मान लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि 6 ही आना है। तो ये जो संबंध R है, इस संबंध को कहेंगे यहां पर हम लोग रिक्त संबंध। ठीक है। इस संबंध को रिक्त संबंध कहते हैं। इसके बाद में दूसरा आता है इसमें सार्वत्रिक संबंध। इसे कहते हैं इंग्लिश में यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है? मान लीजिए 1 पर है
अवयव 1 2, आप A क्रॉस A निकालोगे तो निकलेंगे 1 1, 1 2, 2 1 और 2 2, ठीक है। तो एक संबंध R अगर ऐसा लिया जाए कि A क्रॉस A के सभी अवयव इसमें आ जाएं, मतलब 1,1 भी आए, 1,2 भी इसमें आए, 2,1 और 2,2 अगर सब चीज़ इसमें आ जाती हैं तो इस संबंध को हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। एक इसके बाद तीसरा रिलेशन आता है इकाई संबंध। इकाई संबंध को इंग्लिश में आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं और ये बहुत सिंपल है। आइडेंटिटी रिलेशन की एक खास बात क्या होती है कि A और B दोनों अंक समान होते हैं। अगर किसी संबंध में A और B दोनों आपस में बराबर हैं तो उस संबंध को हम लोग कहेंगे इकाई संबंध यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब क्या है, जैसे यही वाला एग्जांपल लेते हैं, इसमें अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसमें दो अवयव ऐसे हैं 1 1 और 2 2। ये वाला अगर हम समुच्चय अगर लेते हैं, R का ये वाला एक समुच्चय ये वाला बना लिया जाता है, तो इसमें आपको खास बात देखने की है कि A और B, जो पहला अवयव A माना जाता है, दूसरा अवयव B माना जाता है, A और B दोनों अवयव आपस में बराबर हैं। तो इस संबंध को हम लोग कहते हैं इकाई संबंध। इसके बाद में संबंधों को हम एक और तरीके से बांटते हैं, उसे दोबारा नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला आता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, और इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य को आप वर्ड से ही समझ सकते हो, स्व माने अपने और तुल्य माने बराबर, यानी कि वे संबंध के अवयव जिसमें दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हों तो वो संबंध जो है स्वतुल्य संबंध कहलाता है। मान लीजिए कि जैसे आपके पास में एक A समुच्चय है 1 2 का, तो इसमें एक रिलेशन R इस प्रकार हो कि A के बराबर हो। ये तो आपको समझ में ही आता है कि 1 1 के बराबर होगा ही होगा और 2 2 के बराबर होगा। अगर ऐसा संबंध आ रहा है कि जिसमें वो स्वयं के तुल्य है तो हम लोग ये कहेंगे कि ये संबंध जो है स्वतुल्य संबंध है। दूसरा इसमें आता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध को इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, मान लीजिए कि A रिलेटेड है B से, तो ये रिलेशन ये कहता है कि अगर A रिलेटेड B से है तो B भी रिलेटेड होना चाहिए A से। अगर इस प्रकार का संबंध आ रहा है तो उस संबंध को कहते हैं हम लोग सम्मित संबंध। जैसे मैं एक संबंध लेकर चलता हूँ समांतर का, यानी कि रिलेशन को लिया है मैंने समांतर का कि दोनों संख्याएं एक दूसरे के समांतर हैं। उन अगर हम रेखाएं मान लें, यानी मान लो A रेखा B रेखा के समांतर है, तो नेचुरल सी बात है कि B रेखा समांतर होगी A के। इसे लंब के रूप में भी दे सकते हैं, यानी कि A लंब है B पर तो B लंब होगा A पर, यानी कि अगर A रिलेटेड है B से तो B रिलेटेड होगा A से। लेकिन एक रिलेशन आपको बताता हूं जो संभव नहीं है। क्या? भाई का बनाते हैं। एक रिलेशन है ब्रदर का, यानी कि A जो है भाई है B का, यानी कि A रिलेटेड है B से। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि B भी ब्रदर हो A का, वो उसकी सिस्टर भी हो सकती है। और जब भी एक नहीं की एक संभावना पैदा हो जाती है तो हम लोग उस रिलेशन को सम्मित संबंध नहीं बोलेंगे, यानी कि वो संतुष्ट उसको नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में एक संबंध आता है तीसरा, प्रतिसम्मित का। प्रतिसम्मित जो होता है इसकी इंग्लिश होती है एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर A रिलेटेड है B से
और बी रिलेटेड ए से, तो इसमें अगर ये निकल कर आ जाए कि ए बी के बराबर है तो हम लोग कहेंगे कि ये संबंध जो है प्रतिसम्मित संबंध है। मतलब क्या है, यहाँ तो क्या था कि हमने यहाँ कंक्लूजन निकाला था कि ए बी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब यह है कि बी भी ए से रिलेटेड होगा अगर वो सम्मित संबंध है। अगर हमने ये कह दिया कि सम्मित संबंध है, आर एक सम्मित संबंध है और ए बी का भाई है, तो अंडरस्टूड है कि बी भी ए का भाई है। प्रतिसम्मित में क्या कहता है कि भाई अगर ए बी का भाई है और बी ए का भाई है, तो इनका कहने का मतलब यह है कि ये ए और बी भी आपस में बराबर है, यानी कि वो एक ही बंदा है। अगर ऐसा है तो वो संबंध को हम लोग कहेंगे प्रतिसम्मित संबंध। चौथा आता है इसमें संक्रमक संबंध। इसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। संक्रमक संबंध में क्या आता है, मान लीजिए कि ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, तो इनका कहना यह है कि सी भी रिलेटेड होगा ए से। मतलब क्या है कि अगर ए बी के समांतर है और बी सी के समांतर है, तो ये अंडरस्टूड है कि सी भी ए के समांतर होगा। तो यानी कि ये समांतर वाला संबंध जो है यहाँ पर एक संक्रमक संबंध हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं एक रिलेशन लेता हूँ फ्रेंड का, फ्रेंड का रिलेशन का मतलब क्या है कि ए फ्रेंड है बी का, बी फ्रेंड है सी का, तो इनका कहना यह है कि सी फ्रेंड होना चाहिए ए का। ये आवश्यक नहीं है। जैसे आप ऐसे मानो कि आप किसी के दोस्त हो और ए सी आपका दोस्त है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि ए और सी भी आपस में एक दूसरे के दोस्त हो, दुश्मन भी हो सकते हैं। संभावना है, जरूरी नहीं है। तो जब संभावना ना की हो चुकी है तो यानी कि ये संबंध जो है संक्रमक संबंध नहीं होगा। या एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए, यहाँ समझाते हैं, मान लीजिए कि ए लंब है बी पर और बी लंब है सी पर, तो ये आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ए लंब नहीं होगा सी पर, क्योंकि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। तो यानी कि ये वाला संबंध जो है यहाँ पर संक्रमक संबंध नहीं है। लेकिन एक संबंध संक्रमक होगा, ये तीन रेखाओं वाला। ए समांतर है बी के, बी समांतर है सी के, तो अंडरस्टूड है कि ए भी जो है सी के समांतर होगी। अब एक संबंध बनता है इन सबका बड़ा रिलेशन, और उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, इसे इंग्लिश में इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन उस संबंध को कहते हैं जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और साथ के साथ में संक्रमक हो। अगर कोई संबंध इन तीनों संबंधों को संतुष्ट करता है, यानी कि वो इन तीनों संबंधों की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, उस संबंध को हम लोग कहते हैं तुल्यता संबंध। तो हम लोगों ने अब तक यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि कोई भी संबंध जो है स्वतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रमक होता है, और अगर कोई ये संबंध तीनों संबंधों को संतुष्ट करता है तो वो चौथा एक संबंध बन जाता है तुल्यता संबंध। अब जो ये एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं, इसमें हम लोगों को मेन इन्हीं चीज़ों पर टारगेट ज़्यादा करना है कि कोई भी संबंध जो है स्वतुल्य संबंध है या नहीं है, कोई सममित संबंध है या नहीं है, कोई भी संबंध संक्रमक है या नहीं है। 90% क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर सिद्ध करने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए कि यह संबंध तुल्यता संबंध है। तो आप लोगों को पहले ये चीज़ तो समझ लेनी चाहिए कि कोई भी संबंध तुल्यता संबंध अगर कहला रहा है तो इस सिद्ध करना है, तो इसका मतलब ये है कि वो श्योर सममित, संक्रमक और स्वतुल्य के संबंधों को संतुष्ट कर रहा होगा। और आप ये मानिए कि जब उन्हें संतुष्ट कर रहा होगा तो बस आपको मेन काम ये ढूंढना है कि वो किस नियम के अंतर्गत वास्तव में संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.1 है, आप इसका पहला क्वेश्चन देखो। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित और संक्रमक संबंध है। यानी कि इसके अंदर इन्होंने अप टू 5th पार्ट तक जो है
समुच्चय दे रखे हैं और आपको जो है ये बताना है कि ये सममित संबंध हैं या नहीं है, या स्वतुल्य है या नहीं है, ये संक्रमक हैं या नहीं है। जैसे पहले ही क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है एक समुच्चय 1 2 3 से लेकर 14 तक गया हुआ है और इसमें जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है x, y जो सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमें ये देखना है कि ये संबंध जो है कौन कौन से संबंध इसको संतुष्ट कर देंगे। सबसे पहले अगर हम लोग इसमें बात करें, एक्सरसाइज 1.1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका पहले पार्ट में ए दे रखा है 1 2 3 अप टू 14 तक। अब यहाँ पर हम लोगों को जो संबंध दे रखा है वो दे रखा है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यानी कि r के हमें ये देखना है कि ये संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है या नहीं। तो ये रैंडमली चेक करना है हम लोगों को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए कोई भी एक अवयव x ले लीजिए, मान लीजिए x बिलोंग कर रहा है a को, तो क्या 3x माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ सकता है? ये केवल एक दशा में आ सकता है जब x का मान 0, लेकिन ये समुच्चय में 1 से लेकर 14 तक की गिनतियां हैं, यानी कि ये वाला संबंध जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे कि R स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा, इसको देखा जाएगा सममित के लिए। सममित के लिए मान लीजिए x और y दो a को बिलोंग कर रहे हैं, क्या 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है तो 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? आप इस तरीके से समझो कि मान लीजिए कि आप x की जगह 1 और इसकी जगह 3 ले लें, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 बराबर 0, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 1 बराबर 8। ऊपर वाला तो इसको संतुष्ट कर रहा है, लेकिन नीचे वाली वैल्यू इसको संतुष्ट नहीं कर रही है। तो यानी कि ये संबंध जो है सममित संबंध भी नहीं है, और सममित संबंध नहीं है। अब अगर हम बात करें संक्रमक की, संक्रमक के लिए आप दो वैल्यूज़ ले लो, 1,3 का एक पेयर ले लो और आप 3,9 का एक पेयर ले लो, कुछ भी ले सकते हो। मैंने एक दो जनरल लेके देख लिए हैं। अगर आप 3x माइनस वाई करोगे तो 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा इसके लिए, और इसके लिए भी करोगे तो 3 3 9 माइनस 9 बराबर 0 आ जाएगा। लेकिन आप 1 और 9 के लिए देखो, यानी कि x इक्वल टू 1 ले लिया जाए और y इज इक्वल टू 9, तो ये 3 माइनस 9 इक्वल टू माइनस के 6 आएगा, ना कि इक्वल टू 0। तो यानी कि ये संबंध जो है R जो है संक्रमक संबंध भी नहीं है। संबंध नहीं है। तो हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ें तो खाली मतलब मेन चीज़ आपको समझना ये है कि क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। इसमें ये नहीं है क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसे सोचो तो अब एक नई चीज़, नई टेक्निक होगी, आप लोगों को फिर हर चीज़ को बताना पड़ेगा, तो उससे बड़ी बात नहीं है। आप एक काम सोचो, जैसे अब इसका सेकंड पार्ट है, जैसे सेकंड पार्ट में कह रहा है कि नेचुरल नंबर का सेट है, यानी कि ए में जो है आपके 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर आ रहे हैं, और जो रिलेशन है वो रिलेशन है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 और x लेस देन 4 होना चाहिए। यानी कि जो इसमें आपको संख्याएं लेनी हैं
वो लेनी है खाली 1 2 3, x की जो वैल्यूज़ लेनी है वो लेनी है, जो x की वैल्यूज़ लेनी है वो आपको लेनी है 1 2 3। जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 6, जब 2 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 7, और जब 3 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 8। मेरे ख्याल से इसके अलावा इसमें और एलिमेंट्स नहीं आने के। अब जब इसमें इतने ही एलिमेंट हैं तो जब हम सबसे पहले स्वतुल्य की बात करेंगे तो स्वतुल्य तो यहाँ ही नहीं, क्योंकि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, r का अवयव नहीं है। जब ये r का अवयव नहीं है तो इसका मतलब ये है कि 1 जो है रिलेटेड नहीं होगा 1 से, तो यानी कि ये वाला संबंध जो है स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरी बात करें अगर हम सम्मित संबंध की, तो सम्मित संबंध में अगर मानो ये देखो 1,6 बिलोंग कर रहा है r को, तो 6,1 बिलोंग करना चाहिए r को, लेकिन ये नहीं कर रहा है क्योंकि इस वाले के अंदर 6,1 का अवयव नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये संबंध जो है सम्मित संबंध भी नहीं है। तीसरा, सम्मित के बाद में बात आती है संक्रमक की। तो संक्रमक में क्या है, जैसे 1,6 है, 6, समथिंग हो और फिर ऐसा आए इससे निकलकर कि 1,2 रिलेटेड हो r से, यानी कि यहाँ पर कोई भी एक ऐसा अवयव नहीं है कि a रिलेटेड हो b से और b रिलेटेड हो c से और ये शो करता हो कि a रिलेटेड है c से, यानी कि यहाँ पर ये वाला संबंध भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। जब ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये संबंध जो है संक्रमक संबंध भी नहीं है। तो इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स में जो है आप लोग अपने आप ये देखना कि कौन सा संबंध संक्रमक है या नहीं है, कौन सा स्वतुल्य है या नहीं है, कौन सा सम्मित है या नहीं है, ये अपने आप देखना। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R जो संबंध है a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर द्वारा संबंध ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है और ना ही संक्रमक है। तो इसमें हमें तीनों चीज़ों को नहीं दिखाना है, तो नहीं दिखाने के लिए केवल एक चीज़ भी दिखा दो तो काम चल जाएगा। R जो है रिलेशन है a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। R जो है और जो समुच्चय है वो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं में दशमलव वाली संख्याएं भी आ जाती हैं। अगर हम लोग पूर्ण संख्याओं की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 से लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर्स लें तो भी वो संतुष्ट करेगा। लेकिन अगर एक नंबर मैं स्वतुल्य के लेना चाहता हूँ कि 1/6 अगर मैं ले लूँ तो क्या 1/6 रिलेटेड होगा स्वयं से? नहीं, क्योंकि 1 यहाँ पर चाहिए 1/6 लेस देन होना चाहिए 1/6 के स्क्वायर से, और बल्कि ये तो इससे छोटा हो जाएगा, यानी कि ये जो है संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरी बात कर रहे हैं सम्मित संबंध के लिए। तो सम्मित संबंध में मान लीजिए 1 रिलेटेड है 1/6 से, ठीक है, या ऐसे कर लीजिए कि 1/6 रिलेटेड है 1 से। इसका मतलब ये है कि 1/6 का स्क्वायर, वो 1/6 जो है छोटा होगा 1 के स्क्वायर से, या लेस देन इक्वल टू का लगना है साइन। लेकिन इसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा कि 1 जो है छोटा या बराबर हो 1/6 के स्क्वायर से। यानी कि अगर ये सही है, यानी कि ये रिलेशन बिल्कुल सही है, ट्रू बैठ रहा है, लेकिन इसका b रिलेटेड टू a भी तो होना चाहिए। जब b रिलेटेड टू a देखेंगे तो 1 लेस देन इक्वल टू 1/36, जो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 1/36 तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, वो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1 रिलेटेड 1/6 इज़ नॉट पॉसिबल, तो यानी कि सम्मित संबंध नहीं है। इसकी बात करें तो संक्रमक की आएगी बात।
संक्रमक में क्या आएगा? संक्रमक में देखो A रिलेटेड टू B, B रिलेटेड टू C। अब मैं इसे यहाँ ले लेता हूँ, 2 छोटा होगा 1.5 के स्क्वायर से, लेकिन क्या ये संबंध यहाँ पर संतुष्ट बैठेगा? यहाँ पर तो ये संतुष्ट आ रहा है कि 1 लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं ऐसे देखूँ, 3 2 के स्क्वायर से छोटा होगा, 2 छोटा होगा 1.5 के स्क्वायर से, लेकिन 3 जो है बड़ा होगा 1.5 के स्क्वायर से। यानी कि यहाँ पर ये वाला रिलेशन जो है संक्रमक नहीं हो पाया है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हम लोग इसको और क्वेश्चंस में भी यही काम करना है कि रिलेशन को देखते चलो कि वो उसके अवयवों को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो संतुष्ट होता चला जाएगा, नहीं तो नहीं होने का है। तो अब जो है जैसे थर्ड क्वेश्चन है, ये कीजिए, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या ये समुच्चय में आर ए कॉमा बी बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध स्वैतुल्य, सम्मित या संक्रमक है। तो यहाँ पर इन्होंने समुच्चय दे रखा है थर्ड वाले क्वेश्चन में। ये समुच्चय है, ए की वैल्यू ए में दे रखी है 1 2 3 4 5 और 6, और आर एक संबंध है जो दिखाया गया है a कॉमा बी सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1। तो सबसे पहले हम लोग इस पर जो है संबंध को संतुष्ट कराते हैं। a 1 रखेंगे तो 1 कॉमा 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 कॉमा 3 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3 कॉमा 4 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 4 कॉमा 5 मिलेगा, 5 रखेंगे तो 5 कॉमा 6 मिलेगा, लेकिन 6 रखने पर 7 नहीं मिलेगा, बी को भी उसमें होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर बात करें अगर हम लोग स्वैतुल्य की, तो स्वैतुल्य के लिए 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई संख्या खुद के बराबर आनी है। लेकिन ऐसा कोई अवयव इस आर वाले समुच्चय के अंदर तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि ये स्वैतुल्य संबंध नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि आर स्वैतुल्य नहीं है। स्वैतुल्य की बात करते हैं सम्मित की। सम्मित संबंध की बात करें तो अगर 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर है तो यहाँ पर 2 कॉमा 1 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को, लेकिन यहाँ पर ये वाला संबंध भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आर सम्मित नहीं है। इसके बाद में तीसरा आता है संक्रमक की। संक्रमक में अगर 1 कॉमा 2 बिलोंग्स कर रहा है आर को और 2 कॉमा 3 भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो 1 कॉमा 3 भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला संबंध इस तरीके से संक्रमक भी नहीं है। तो लिख देंगे कि आर संक्रमक नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर ना तो स्वैतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रमक है। इसी तरीके से अब इसके फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, सिद्ध कीजिए कि आर ये जो संबंध दे रखा है ये स्वैतुल्य है, संक्रमक है, लेकिन सम्मित नहीं है। इसमें जो संबंध दे रखा है ए लेस देन इक्वल टू बी के दे रखा है, यानी कि ए बी के से बराबर या बी से छोटा है। अब स्वैतुल्य तो ये संबंध हो ही जाएगा, क्योंकि कोई संख्या खुद के बराबर तो होती ही है, यानी कि ये वाला संबंध स्वैतुल्य हो जाएगा। दूसरा, इसमें ये सम्मित नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ए बी से छोटा है तो नेक्स्ट रिलेशन में बी को ए से छोटा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाला संबंध सम्मित संबंध नहीं होगा। और अगर संक्रमक की बात करें तो संक्रमक के लिए ए बी से छोटा होना चाहिए,
इसमें जो इसका फोर्थ वाले में कर्मक वाला बैठेगा कि ए बी से छोटा होना चाहिए, बी सी से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ अंडरस्टूड है कि ए सी से छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला संबंध जो है एक सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध है। ठीक है ना। पांचवें क्वेश्चन में सेम सेकंड क्वेश्चन के तरीके से ही है, तो आप इसको अपने आप देखिएगा। छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए समुच्चय 1 2 3 में ये एक संबंध दे रखा है 1, 2, 2, 1 द्वारा आर सम्मित है किंतु स्वतुल्य और संक्रमक नहीं है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन करके दिखाया था कि भाई यहाँ 1, 1 नहीं है, तो ये इसलिए स्वतुल्य नहीं है। तो सेम यहाँ पर भी ध्यान से देखो कि 1, 1 नहीं है, और लेकिन ये सम्मित है क्योंकि 1, 2 भी इसमें ही है और 2, 1 भी इसमें है। तो यानी कि ये वाला संबंध जो है आपका सम्मित संबंध होगा, लेकिन संक्रमक होगा ही नहीं, क्योंकि संक्रमक के लिए कम से कम 3 समुच्चय अवयव चाहिएंगे, और लेकिन इसमें अवयव कितने हैं? केवल 2, 1, 2 और 2, 1। तो इसमें तीसरा अवयव है ही नहीं। तो यानी कि ये वाला संबंध जो है संक्रमक नहीं होगा। ठीक है। 7th क्वेश्चन, 8th, 9th तीनों क्वेश्चन में यही करना है कि संबंध जो है सम्मित और इनकी बात करनी है कि जो संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक है या नहीं है। तो सेम प्रोसीजर देखना है कि एक एक एलिमेंट को देखते चले जाएंगे। ठीक है। 10वां क्वेश्चन करने में कोई खास फ़ायदा नहीं है, उन्होंने केवल ऐसे संबंधों का उदाहरण देने के लिए पूछा है जो सम्मित हो, स्वतुल्य ना हो और संक्रमक ना हो। तो ये संबंध जैसे मैंने आपको 1, 2 और 2, 1 वाला दिखाया था, ये वाला संबंध चल जाएगा। तो इस तरीके से उसमें खाली आपको बताना है। 11वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि किसी समतल बिंदु पर स्थित बिंदुओं में आर पी क्यू बिंदु पी से मूल बिंदु से दूरी और बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। 11वें क्वेश्चन में ये सिद्ध करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है। बहुत ईजी है, संबंध जो है उसका है, यानी कि आर जो संबंध है एक तरीके से ये कह दीजिए कि ओ पी जो है दूरी ओ क्यू दूरी के बराबर है। इन्होंने कहा है कि मूल बिंदु से ओ से एक बिंदु पी है, दूसरा बिंदु क्यू है, दोनों दूरी आपस में बराबर है। ठीक है। तो इसके लिए पहला देखेंगे, स्वतुल्य संबंध की बात करेंगे। स्वतुल्य में समझ में आ जाएगा कि ओ पी के बराबर होगी ही, यानी कि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी हर केस में बराबर आनी है। ठीक है ना। तो ये वाला संबंध जो है स्वतुल्य संबंध होगा, इसलिए और स्वतुल्य है। स्वतुल्य के बाद में सम्मित की बात करेंगे। सम्मित में अगर ओ पी ओ क्यू के बराबर है तो ये अंडरस्टूड है कि ओ क्यू ओ पी के बराबर होगी, यानी कि अगर ए रिलेटेड है बी से तो अंडरस्टूड है कि बी रिलेटेड होगा ए से। तो यानी कि ये वाला संबंध जो है सम्मित भी है और सम्मित संबंध है। ठीक है। उसके बाद में तीसरा आएगा संक्रमक का। संक्रमक में ओ पी ओ क्यू के बराबर है और ओ क्यू ओ आर के बराबर है। तो ये अंडरस्टूड है कि ओ पी जो है ओ आर के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, तो इसका मतलब है कि ए रिलेटेड होगा सी से। तो इसलिए लिख देंगे कि आर संक्रमक है। ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाइड हो रही हैं कि वो संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक तीनों एक साथ है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला संबंध जो है एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कोई भी संबंध तुल्यता कब बनता है? जब वो संक्रमक हो, सम्मित हो और स्वतुल्य हो। अतः आर तुल्यता संबंध है। ठीक है। आगे इसमें एक पार्ट और है, उस वाले पार्ट में क्या कह रहा है? पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P00 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निर्मित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो ये तो बात बिल्कुल सही आ जाएगी, क्योंकि जब सारी दूरी आपस में बराबर आके चलेंगी तो वो एक वृत्त को ही निर्माण करती है। ठीक है ना। तो सेम इसी के आगे ये खाली एक वृत्त की बात आ जाएगी। मतलब क्या है कि अगर आप इससे अगले वाला पार्ट करना चाहते हो कि इसमें वो वृत्त को लेना है, तो बस आप यहाँ पर संबंध में ही बता देना कि वो एक वृत्त है। जब व्रत है तो वो सारी दूरियां आपस में बराबर आती चली जाएंगी और बाकी काम होता चला जाएगा।
अब 12th क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में R एक संबंध है, T1 T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित है। R एक तुल्यता संबंध है और इस तुल्यता संबंध में आपको बताना है कि T1 T2 T3 किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होंगे। पहला सममित स्वतुल्य वाला आएगा। स्वतुल्य में हर त्रिभुज अपने के सममित होता ही है, समरूप होता ही है, तो यानी कि पहला वाला जो है स्वतुल्य संबंध होगा ही। दूसरा वाला सममित है, अगर T1 रिलेटेड है T2 से तो नेचुरल सी बात है कि T2 जो है T1 के समरूप होगा ही होगा। तीसरा वाला भी यानी कि दूसरा सममित तो हो ही चुका होगा। तीसरा संक्रमक की अगर बात करें तो अगर T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है तो नेचुरल सी बात है कि पहला और तीसरा जो है दोनों जो है समरूप त्रिभुज होंगे। उसके बाद इन्होंने तीनों में भुजाएं दे रखी हैं, ये समकोण त्रिभुज हैं। तो T1 T2 T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? तो भैया तीनों ही आपस में संबंधित है, क्योंकि तीनों ही एक समकोण त्रिभुज है और ये एक दूसरे के समरूप त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, पहला और तीसरा जो है बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर दुगना करके आ जाएगा, उनका रेशो भी समान निकल कर आएगा, तो पहला और तीसरा जो है आ जाएगा। इसी तरीके से इसका 13th क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन में वो समांतर वाला है और समांतर में आपको दिखाना है कि वो एक तुल्यता संबंध है। अगर L1 L2 वाला जो आपको याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कराया था कि भाई अगर L1 खुद के समांतर होगी तो यानी कि ये संबंध स्वतुल्य हो ही जाएगा। दूसरा, अगर L1 L2 के समांतर है तो नेचुरल सी बात है कि L2 L1 के समांतर होगी, तो यानी कि सममित भी हो जाएगा। और तीसरा, अगर L1 L2 के समांतर है और L2 L3 के समांतर है तो नेचुरल सी बात है कि L1 और L3 भी एक दूसरे के समांतर होंगी, तो यानी कि तीनों संबंध संतुष्ट करेगी, तो ये वाला संबंध जो है स्वतुल्य संबंध बन जाएगा। और बाकी आप इसके क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। जो क्वेश्चन ना हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ये वीडियो इस सेशन को मैं यहीं तक ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज यहाँ पूरी हो चुकी है। और अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कोई इश्यू हो तो मुझसे ज़रूर बात करना। धन्यवाद।